बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बहुत ही टेस्टी और मुंह में घुलने वाली स्पेशल दानेदार ब्राउन बर्फ़ी बनाएंगे। मार्केट से अगर आप इसे खरीदेंगे तो इसका रेट आम बर्फ़ी से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत घर पे ही कर लें तो हलवाई से कहीं ज़्यादा बेहतर, साफ़ सुथरी और बहुत ही लजीज नरम बर्फ़ी आप घर पे ही रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे हमने जितनी ज़्यादा बर्फ़ी बनानी है उसी हिसाब से ही हमने दूध लेना है। अगर आपने 1 किलो दूध से ये बर्फ़ी बनानी है तो भी कोई मसला नहीं है, मैं आपको 1 किलो दूध की मेजरमेंट भी साथ-साथ बताऊँगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 5 किलो दूध लिया है, दूध ऑलरेडी उबला हुआ है और इसको ठंडा करके मैंने इसकी बलाई ऊपर से उतार ली थी। दूध क्योंकि गाय का है इसलिए ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, तो इसे थोड़ा-सा गाढ़ा करने के लिए मैं इसमें खुश्क दूध का पाउडर ऐड करूँगी। तो 1 किलो दूध के हिसाब से आपने इसमें 3 चम्मच खुश्क दूध ऐड करना है। लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको मैंने बताया है दूध क्योंकि ये पतला है इसलिए इसको सिर्फ गाढ़ा करने के लिए मैंने इसमें ये ऐड किया है। अगर आप भैंस का दूध ले रहे हैं और फुल फैट मिल्क है वो, तो आपको इसे ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। दूध अभी ये ठंडा ही है तो मैंने इसमें ये पाउडर मिक्स कर दिया है। इस तरह से इस पॉइंट पे ऐड करने से इसमें कोई भी गुठली नहीं बनेगी। अब चूल्हे की आंच को हमने दरमियाना ही रखना है। अब आपको इसके सर पे खड़े होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चूल्हे का एक फ्लेम ऐसा होता है जिस पे अगर आप अपना चूल्हा सेट करते हैं तो दूध उबल के बाहर नहीं आता है और ये जलता भी नहीं है। तो बस आपने वही फ्लेम सेट करनी है चूल्हे की। तो आप इस फ्लेम के साथ साथ कोई और काम भी कर सकते हैं किचन का, लेकिन आपने इसको इसके हाल पे छोड़ ही नहीं देना है, बल्कि थोड़े थोड़े से टाइम के बाद आपने इसमें चम्मच हिलाते जाना है। वैसे तो ये काम अगर खुले मुंह वाली कढ़ाई में किया जाए तो ज़्यादा आसानी होती है। इस तरह से साइडों पे जो दूध जम जाता है वो बहुत आसानी के साथ अंदर वाले दूध में आप मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने इसे पतीले में क्योंकि बनाया है तो कोशिश तो मैं यही करूँगी कि साइडों से दूध उतार उतार के इसके अंदर मिक्स करती रहूँ, ताकि पतीले के साइडों पे जो दूध जम जाता है और ज़्यादा डार्क कलर का हो जाता है वो अंदर वाले दूध में मिक्स ना हो और उसमें जलने की कोई स्मेल ना आए। आप देख सकते हैं दूध बहुत अच्छा सा उबल रहा है। बस इसी फ्लेम पे हमने इस चूल्हे को सेट करना है। थोड़े थोड़े अरसे के बाद हम इसमें चम्मच भी हिलाते जाएंगे। इससे पहले मैं आपके साथ खोए बनाने की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि हमने खुश्क दूध से सिर्फ 3 मिनट में बनाया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी इंशाल्लाह। तो असल में ये खोया बनाने का प्रोसेस ही है। स्टार्ट में खोया बिल्कुल इसी तरह से ही पकाया जाता है। आप देख सकते हैं ये हाफ़ से भी कम हो चुका है और इस वक्त इसकी रबड़ी बन चुकी है। इस पॉइंट पे अगर आप चूल्हा बंद करके इसको ठंडा करेंगे तो इसका टेस्ट बाज़ार वाली रबड़ी से भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको। तो यहाँ पे दूध को पकते तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है और आप देख सकते हैं ये बहुत थिक हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पॉइंट पे हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। चीनी आपने 1 किलो में 3 चम्मच ही ऐड करने हैं। तो आपने जितना दूध लेना है उसी हिसाब से 3-3 चम्मच इसमें प्लस करते जाएँ और इसमें चीनी ऐड कर दें। चीनी ऐड करने के बाद ये एक दफ़ा दोबारा से पतला होगा। तो चूल्हे की आंच इस वक्त मैंने तेज़ कर दी है और ये इस वक्त छींटे बहुत ज़्यादा उड़ा रहा है। लेकिन आपने इसमें चम्मच हिलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। थोड़ा सा कवर करके मैंने इसमें चम्मच हिलाया है ताकि छींटे ज़्यादा डिस्टर्ब ना करने पाएँ। अब चूल्हे की आंच को थोड़ा सा दरमियाना करके इसमें देसी घी ऐड करेंगे। देसी घी का मैं सिर्फ इसमें एक बड़ा चम्मच ऐड कर रही हूँ और ये घर का बना हुआ देसी घी है। देसी घी की बहुत सी रेसिपीज़ डिफरेंट तरीक़ों से मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अगर आपको भी देसी घी बनाने के डिफरेंट तरीके चाहिए तो उसके लिए आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको तमाम रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगेंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही कम अज्जा के साथ बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनती है। सिर्फ एक चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, वो बिल्कुल एंड पे ऐड करेंगे, उससे इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसे हमने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाना है क्योंकि इस पॉइंट पे इसके जलने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। आप इसका कलर देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी से ही बहुत ज़बरदस्त लग रही है ये। अब इसमें दूध का जो थोड़ा बहुत पानी रह चुका है वो भी हम ड्राई कर लेंगे और आप देख सकते हैं चम्मच से ये किस तरह से नीचे गिर रही है। इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। तो घी ऐड करने के बाद सिर्फ 5 से 7 मिनट ही हम इसे भूनेंगे दरमियानी आंच पे। घी ऐड करने की वजह से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी उठने लगेगी और इसमें एक बहुत अच्छी सी शाइन भी आएगी। अब ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। चूल्हे की आंच को बंद करने के बाद हम इसमें रूह केवड़ा के 2 से 3 ड्रॉप ऐड करेंगे और ये काम आपने चूल्हा बंद करने के बाद ऐड करना है, ठीक है? आप इसे किसी भी ट्रे में या प्लेट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसे आपने पहले ग्रीस कर लेना है। मैंने यहाँ पे केक का मोल्ड लिया है और उसे बटर पेपर के साथ कवर कर दिया है। अब ये तमाम अमेज़ा हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। इसे शिफ्ट करने के बाद थोड़ा-सा हम इस पे टैप करेंगे। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको इस पे अच्छे लगते हैं, आप इस पे ऐड कर सकते हैं। वैसे तो इस पे जस्ट पिस्ता और बादाम ही ऐड किए जाते हैं।
इसके ऊपर आप चांदी के वर्क ऐड करेंगे तो मज़ीद टेस्टी और बहुत ही खूबसूरत लगती है ये देखने में। जो भी ड्राई फ्रूट हम इस पे ऐड करेंगे, इसको सेट करने के लिए हम हल्का सा ऊपर से इसको टैप करेंगे ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। तो 5 किलो दूध से तकरीबन 2 से ढाई किलो बर्फ़ी रेडी हुई है। घर पे आप जो भी चीज़ बनाते हैं थोड़ी-सी मेहनत तो उस पे लगती है, लेकिन आपको ये तसल्ली होती है कि बिल्कुल ख़ालिस बनी है और बिल्कुल साफ़-सुथरे माहौल में बनी है। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे बार-बार बनाएँगे। 3 से 4 घंटे के बाद जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी, तो आपने इसकी कटिंग करनी है। अगर आप इसे गरम-गरम ही काटने की कोशिश करेंगे, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं कटेगी। मैंने इसकी थोड़ी-सी मोटी लेयर रखी थी, क्योंकि मुझे ये इसी साइज़ में और इसी शेप में ही अच्छी लगती है। आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा मोटी लेयर आप बनाना चाहते हैं, उतने हिसाब से ही आपने इसका अमेज़ा बर्तन में शिफ्ट करना है, ठीक है? वीडियो की वजह से, क्योंकि मैंने इसे 2 घंटे के बाद ही काट लिया था, लेकिन अगर आप इसे 5 से 6 घंटे सेट होने देंगे या ओवरनाइट सेट होने देंगे, तो कटिंग के दौरान ये जो क्रम्स आपको नज़र आ रहे थे, ये भी नहीं नज़र आएंगे और बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी इसकी इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं इंतहाई नरम है, बहुत ही दानेदार, बहुत ही नरम और लजीज बर्फ़ी बन के रेडी हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है अपनी मीठी मीठी खुशियों में इस मीठी सी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चॉकलेट आइसक्रीम। आज की रेसिपी में ये भी डिस्कस होगा कि कौन सी क्रीम आइसक्रीम बनाने के लिए बेस्ट होती है, और बीट करते हुए अक्सर लोग कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी आइसक्रीम का ये रिजल्ट नहीं होता है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्रीमी आइसक्रीम बन के रेडी हुई है और आपको इसमें बर्फ का कोई भी क्रिस्टल नजर नहीं आएगा। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो ज़्यादातर रेसिपीज़ में आपको सिर्फ यही बताया जाता है कि आपने इतने मेजरमेंट के हिसाब से विपिंग क्रीम लेनी है, लेकिन कौन सी विपिंग क्रीम लेनी है ये कोई भी नहीं बताता है। तो मैंने विपी विप क्रीम की विपिंग क्रीम ली है। आप नेस्ले की भी ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपने देखना है कि उस पर मेंशन किया हो कि ये विपिंग क्रीम है। विपिंग क्रीम जो नेस्ले की आ रही है आजकल, वो भी पर्पल डब्बे में ही आ रही है, ठीक है। तो आज की रेसिपी में विपिंग क्रीम का हमें सिर्फ 1 कप ही चाहिए, ठीक है। आपके साथ बहुत सी आइसक्रीम की रेसिपीज मैं ऐसी भी शेयर कर चुकी हूँ जिसमें हमने सिंपल क्रीम को बीट करके आइसक्रीम बनाई थी, लेकिन ये बात आपके जहन में रहे कि इस क्रीम को बीट करने का और दूसरी क्रीम को बीट करने का प्रोसेस दोनों डिफरेंट होते हैं। लेकिन एक चीज़ दोनों में सेम होती है कि आपने दोनों क्रीम्स को इतना चिल करना होता है, इतना ठंडा करना होता है कि जब आप उसे हाथ में पकड़ें तो आपको ये लगे कि आपने बर्फ़ को हाथ में पकड़ा हुआ है। अब ये क्रीम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसे बीट करने में जस्ट 2 से 3 मिनट ही लगते हैं और ये अपनी क्वान्टिटी से डबल से भी ज़्यादा फूल जाती है। लेकिन जो आप दूसरी क्रीम लेंगे उसे बीट करने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। तकरीबन ये वाला रिज़ल्ट आपको 10 से 12 मिनट में आएगा। आप जो ब्लेड यूज़ कर रहे हैं बीट करने के लिए, वो भी आपको फ्रीज़र में रख के ठंडे करने पड़ेंगे। जो बाउल आप यूज़ कर रहे हैं बीट करने के लिए, वो भी आपको फ्रीज़र में रख के ठंडा करना पड़ेगा और बाउल के नीचे आपको बर्फ़ रखनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप विपिंग क्रीम ही लें, बजाय इसके कि आप दूसरी क्रीम लेके मुश्किल में पड़ जाएं। तो आज की रेसिपी असल में मैं नहीं बना रही हूँ, बल्कि मेरे बच्चे बना रहे हैं, और साथ ही साथ वो क्रीम का मज़ा भी ले रहे हैं, क्योंकि ये क्रीम ऑलरेडी स्वीटेंड होती है और इस पॉइंट पे ही ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि आप इसे वैसे ही खा सकते हैं। अब हम इसमें चॉकलेट ऐड करेंगे। तो चॉकलेट मैं इसमें यहाँ स्लैब वाली यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने अवन में रख के मेल्ट कर लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना है, आप किसी भी ब्रांड की चॉकलेट ले सकते हैं, जैसे कि कैडबरी डेयरी मिल्क वगैरह, ठीक है। अब ऐसा इसकी कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है, आपको जितनी ज़्यादा चॉकलेटी आइसक्रीम चाहिए उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसे ऐड कर सकते हैं। अब इसे मैंने मेल्ट तो किया है अवन में, लेकिन ये गर्म नहीं है बल्कि रूम टेम्परेचर पर ही है। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसे डबल बॉयलर पे रख के भी मेल्ट कर सकते हैं, और उसका तरीका मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ। क्रीम हमारी मीठी तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है जितनी कि हमें आइसक्रीम के लिए चाहिए। तो उसके लिए हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे। कंडेंस्ड मिल्क की मैं होममेड ही यूज़ कर रही हूँ, और फिलहाल हम इसका हाफ कप ही इसमें ऐड करेंगे। मिक्स करने के बाद हम टेस्ट करेंगे, अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसमें मज़ीद ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्रीम को जस्ट 2 मिनट के लिए ही हमने बीट किया था और इसकी सॉफ्ट पीक बनना शुरू हो गई थी। अब इसमें हमने चॉकलेट भी ऐड कर दी है मेल्ट की हुई,
और कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर दिया है। अब क्योंकि इसमें हमने लिक्विड ऐड किए हैं तो जाहिर है इसकी सॉफ्ट पीक नहीं बनेगी, तो इसे हमने थोड़ा सा मजीद बीट करना है। अक्सर लोगों का ये मसला होता है कि व्हिपिंग क्रीम को भी वो बहुत ज़्यादा देर बीट करते हैं और इसका ये रिजल्ट नहीं होता है। तो उसका मसला यही होता है कि आपने क्रीम को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया होता है। बीट करने से पहले आपने क्रीम को फ्रीज़र में रख के ठंडा करना है, इतना ठंडा कि बस उसमें बर्फ़ जमने ही वाली हो। अगर आपको लगे कि इसमें मुकम्मल तौर पे बर्फ़ जम चुकी है तो आप उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज से बाहर रख दें। जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो, आपको लगे कि इसमें बर्फ़ थोड़ी सी मेल्ट हो चुकी है, तो ही आप इसे बीट करें। तो हमें आज आइसक्रीम इतनी ही चॉकलेटी चाहिए थी। अगर आपको इससे ज़्यादा चॉकलेटी चाहिए तो आप इस चॉकलेट की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। इससे पहले भी मैं आपसे आइसक्रीम शेयर कर चुकी हूँ चॉकलेट वाली, उसमें हमने कोको पाउडर यूज़ किया था। तो आज की जो रेसिपी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है उससे। तो अब हम क्रीम को दोबारा उतना ही बीट करेंगे कि ये सॉफ्ट पीक तक आ जाए। इसमें तकरीबन 2 मिनट ही मज़ीद लगेंगे आपको। बाउल के साइडों पे जो क्रीम लगी है उसे भी हम समेट के अंदर की तरफ ले आएंगे, बाउल की सारी क्रीम जो है वो इक्वली बीट हो सके। ये काम आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा आपको और मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। असल में बच्चों को आइसक्रीम खाने की खुशी अलग होती है और इस बीटर को चलाने की खुशी अलग होती है। अब सबसे एंड पे इब्राहिम इसमें वनीला एसेंस ऐड कर रहा है। जस्ट 2 से 3 ड्रॉप्स ही इसमें ऐड करने हैं हमने। उसे चंद सेकंड के लिए ही बस मिक्स करेंगे और हमारी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। अब इस पॉइंट पे इसमें आप डिफरेंट फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। किसी में आप नट्स ऐड कर सकते हैं, किसी में चॉकलेट चिप ऐड कर सकते हैं, किसी में कुकीज़ ऐड कर सकते हैं। ये सब आप पे डिपेंड करता है। अब थोड़ी सी आइसक्रीम हम अलग निकालेंगे क्योंकि इसमें हमने नट्स ऐड करने हैं, लेकिन बाकी आइसक्रीम जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में है उसमें हम कुकीज़ ऐड करेंगे। तो बच्चों ने यहाँ पे अपनी पसंद का ओरियो बिस्किट सेलेक्ट किया है इसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए। इसको हमने पैकेट के अंदर ही क्रम्स की शक्ल में तोड़ लिया है और आप देख सकते हैं इसकी ये शक्ल आई है। आप अपने हिसाब से इसको ज़्यादा छोटा, ज़्यादा मोटा अपने हिसाब से तोड़ सकते हैं। अब जस्ट कुकीज़ को क्रीम में मिक्स करने के लिए हम चंद सेकंड के लिए ही मशीन को ऑन करेंगे। आप चाहें तो इस वक्त मशीन को ऑन मत करें, बल्कि स्पैचुला की मदद से इसे मिक्स कर लें। क्रीम को समेट के हम बाउल के सेंटर में ले आएंगे और इसे किसी भी बॉक्स में या इस तरह के सांचे में शिफ्ट कर देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी एयर टाइट जार आप ले सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी से ये कितनी क्रीमी लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसे मज़ीद कुकीज़ का टच देने के लिए बच्चे इसके टॉप पे भी कुकीज़ को इस तरह से क्रम्स की शक्ल में ऐड कर रहे हैं। और जो छोटा बॉक्स हमने अलग किया था उसमें हमने मोटे मोटे क्रश किए हुए बादाम ऐड किए हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी नट्स ले सकते हैं। अब क्योंकि ये बॉक्स हमारा एयर टाइट है इसलिए हम इसे अच्छी तरह से बंद कर देंगे। इस पर कोई भी शीट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरा सांचा है उसका क्योंकि ढक्कन नहीं है हमारे पास, तो इसे हम इस तरह की शीट से कवर करेंगे, ठीक है। और ध्यान रहे इसे आपने इस तरह से कवर करना है कि इसमें कोई भी हवा एंटर ना होने पाए। अब इसे हम फ्रीज़र में रखेंगे कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए। लेकिन अगर आप इसे रात भर फ्रीज़र में रहने देते हैं तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसका क्या रिज़ल्ट है ये आपने वीडियो के स्टार्ट में ही देख लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसे फ्रीज़ होने में 7 से 8 घंटे लगते हैं, लेकिन इसे ख़त्म होने में 7 से 8 मिनट भी नहीं लगते हैं। तो एक बार आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपकी आइसक्रीम का कैसा रिज़ल्ट आया। आप किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी शादियों वाला कीमा मटर। बहुत ही सिंपल मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। तो इस रेसिपी के थ्रू बहुत ही कम वक्त में बहुत ही टेस्टी कीमा आप घर पे ही रेडी कर सकते हैं। मैंने आज मटन का कीमा बनाया है, आप बीफ और चिकन का कीमा भी इसी रेसिपी के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। अब टेस्टी सा कीमा मटर खाने के लिए आपको किसी भी शादी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप घर पे ही इसे झटपट रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो प्याज़ों को हमने गोल गोल लच्छों की शक्ल में काटना है, इस तरह ये जल्दी से गल जाते हैं। ये 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। टमाटर 3 अदद दरमियाने साइज़ के लिए हैं, इनको जस्ट 2 हिस्सों में काटा है, ठीक है। कीमा यहाँ पे मैंने 1 किलो लिया है। इसको अच्छी तरह से आपने कैसे वॉश करना है इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अब इसमें जो मसाले हमने ऐड करने हैं उसमें शामिल है 1.5 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत, आप चाहें तो पाउडर भी ले सकते हैं। 2 तेज़पात इसमें ऐड करेंगे, 1 अदद बादियान, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का इसमें ऐड करेंगे, 2 अदद बड़ी इलायची, 6 से 7 पीस ही इसमें साबुत लौंग के ऐड करेंगे और पानी इसमें सिर्फ आधा गिलास ही ऐड करेंगे क्योंकि मैं इसे कुकर में बना रही हूँ। आप अगर इसे पतीले में बना रहे हैं तो आपने थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी को बढ़ा देना है, ठीक है। अब इन तमाम अज्जा को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
अगर आपके पास फ्रेश लहसुन अवेलेबल है तो एक मुट्ठी भर या 6 से 7 जवे आपने लहसुन के ऐड करने हैं। मेरे पास क्योंकि वो नहीं था तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच लहसुन पाउडर इसमें ऐड करी हूँ, ठीक है। अब इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे और इसकी विसल स्टार्ट होने के बाद 7 मिनट तक हमने इसे प्रेशर पे लगाना है। अगर आप इसे आम पतीले या देगची में रेडी कर रहे हैं तो आपने इसे दम पे ही 15 से 20 मिनट तक पकाना है, यहाँ तक कि सारे प्याज और टमाटर वगैरह जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से गल जाएंगे इसमें। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है कीमा बनाने का। आपको सबसे पहले प्याज़ों को भूनने की और बाकी मसालों को भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह अगर आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है। अब इस पॉइंट पे टमाटर की छिलके हम रिमूव कर लेंगे क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। और इसका बाकी पानी खुश्क करने के लिए हम किसी से खुले मुँह वाले बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। आप चाहें तो उसी बर्तन में भी इसे भून सकते हैं। अब इसमें जो हमने साबुत मसाले ऐड किए थे उनको भी हम रिमूव करते जाएंगे। चूल्हे की आंच को हम इस पॉइंट पे तेज़ ही रखेंगे क्योंकि इस वक्त हमारा मकसद इसमें जो पानी रह गया है उसको खुश्क करना है, ठीक है। साथ ही साथ जो भी मसाला आपको नज़र आता है साबुत उसे रिमूव कर दें और इस तरह से प्रेस करते करते चम्मच को हिलाएं ताकि सारे मसाले इसमें घुल मिल जाएं। 5 से 7 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश कूटा हुआ अदरक। अदरक के यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच ऐड किए हैं। तो अदरक को आपने बाकी मसालों के साथ पहले ही ऐड नहीं करना है, इस तरह से उसकी खुशबू जो आती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस पॉइंट पे भूनते हुए जब हम इसमें अदरक ऐड करते हैं उसकी खुशबू तो अलग ही होती है। अब इसमें मैंने 2 चम्मच मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया ऐड किया है। 3 से 4 मिनट अदरक को हम इसमें भूनेंगे और इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। सरसों के तेल की स्मेल को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं इसके 3 तरीके मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इन तमाम वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इंशाल्लाह। 5 से 7 मिनट तक तेज़ आंच पे हम इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही के 5 से 6 चम्मच लेके उसमें मैंने साबुत सब्ज़ मिर्च और मुट्ठी भर पुदीना अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और उसके बाद इसमें ऐड किया है, ठीक है। जब आपने इसमें दही ऐड करना है तो आपने चूल्हे की आंच को स्लो कर लेना है। अगर तेज़ आंच पे ही आप दही ऐड करेंगे किसी भी चीज़ में तो दही फट जाता है और उसकी लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है उसमें। अब हमने इसे कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद दही का आधा पानी हम खुश्क कर लेंगे तेज़ आंच पे और उसमें मटर ऐड करेंगे। मटर यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी लिए हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा मटर ऐड कर सकते हैं। अब मटरों को गलाने के लिए 1/4 कप से भी कम पानी इसमें मैंने ऐड किया है। अगर आप कुकर में इसे गलाना चाहते हैं तो आप कुकर में भी मटरों को गला सकते हैं, लेकिन आंच को आपने स्लो रखना है क्योंकि इस पॉइंट पे कीमा तकरीबन 80% से भी ज़्यादा गल चुका है। तो कीमे के कुकर के नीचे लगने के चांसेस इस पॉइंट पे ज़्यादा होते हैं। तो मैंने इसे इसी तरह पतीले में ही पकाया है और स्लो टू मीडियम आंच पे मटरों को गलने में तकरीबन 15 से 18 मिनट लग ही गए हैं। मटरों को ऐड करने के बाद आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद इसमें चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये नीचे से जलने ना पाए। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉइंट पे मटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। 80% तक तो कीमा हमने कुकर में ही गला लिया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल तौर पे गल चुका है। मुट्ठी भर इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। बच्चों की वजह से मैं इसमें सब्ज़ मिर्च कम ऐड करी हूँ, लेकिन आप ढेर सारी ऐड करें, इसकी खुशबू और टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। एक बड़े वाला चम्मच कसूरी मेथी का आपने हथेलियों पे रगड़ के इसमें ऐड करना है, इसकी खुशबू भी इसमें शानदार आती है। गरम मसाला 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर ऐड करना है इस पॉइंट पे और मुट्ठी भर से भी ज़्यादा अगर आप इसमें धनिया ऐड करेंगे, फ्रेश सब्ज़ धनिया, तो उसकी टेस्ट और खुशबू लाजवाब आती है इसमें। चूल्हे की आंच को हमने बहुत स्लो कर देना है और इसे 2 मिनट तक दम पे लगा देना है। इस तरह से जो गरम मसाला और कसूरी मेथी हमने इसमें ऐड किया ना उसकी खुशबू इसमें रच बस जाती है। अब इसमें एक बहुत अच्छी सी खुशबू और तरी लाने के लिए हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो ये स्टेप मिस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इसकी खुशबू, इसकी लुक बहुत अच्छी आती है इसमें। अब चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसमें जूलियन कट में कटी हुई अदरक ऐड कर दें या फिर जब आपने इसे सर्व करना है उस पॉइंट पे भी आप इसमें अदरक ऐड कर सकते हैं। मुझे यकीन है आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। आप किस कंट्री से या सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत, बरकत और आसानी अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मीठी भुनी हुई सेवइयाँ। आप देख सकते हैं इसका एक एक रेशा अलग है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मॉइस्ट है। अक्सर नए सीखने वालों से ये सेवइयाँ ठीक नहीं बनती हैं।
तो इस ईद पे आप ये बनाएं, मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह घर में सब तारीफ़ करेंगे आपकी और आपको डबल ईदी मिलेगी। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहिएगा। तो इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, टेस्टी। तो सबसे पहले हम देसी घी ऐड करेंगे। 1/4 कप लिया है यहाँ पे मैंने। जैसे ही घी मेल्ट होगा इसमें हम सेवइयाँ ऐड करेंगे। सेवइयों को मैंने तकरीबन पूरा पैकेट ही इसमें डाला है। सेवइयों को हमने 3 से 4 मिनट तक दरमियानी आंच पे भूनना है। आंच अगर आप तेज़ करेंगे तो सेवइयाँ जल सकती हैं, इसलिए आंच का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। तो आंच को स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा और मीडियम से थोड़ा सा कम रखना है। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी हमने इतना ही ऐड करना है जिसमें ये सेवइयाँ डिप हो सके। ना तो सेवइयों से इसका लेवल ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। पानी के साथ ही हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है। मैंने यहाँ पे 6 से 7 खाने के चम्मच ऐड किए हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी मीठी ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसका नाम ही मीठी सेवइयाँ है। तो आज की ये रेसिपी बना रही हैं मेरी बड़ी सिस्टर, जिनकी बहुत सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी रेसिपीज़ बहुत परफेक्ट होती हैं। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, अगर आपने यहाँ पे अच्छा सा कलर देना है सेवइयों को तो आप इसमें ज़र्दा कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है आर्टिफिशियल। पानी जब इसमें थोड़ा सा खुश्क होने लगेगा तो हम इसमें अच्छी तरह से धोई हुई किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश को अगर आप बहुत ज़्यादा फूला फूला पसंद करते हैं तो जब आपने पानी डाला है ना तभी इसमें किशमिश ऐड कर दें। बस जैसे इसमें थोड़ा सा पानी खुश्क होगा हम इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए दम पे पकाएंगे। आप देख सकते हैं चूल्हे की आंच इतनी ही रखनी है आपने। 4 से 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी सी दम पे पक जाएंगी। और अगर दम खोलने के बाद आपको इसमें थोड़ा बहुत पानी नज़र आए तो आप आंच को थोड़ा सा तेज़ करके इसको अच्छी तरह से भून लें और इसका पानी खुश्क कर लें। आपको एक पूरा पैकेट पकाने में मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी टेस्टी रेडी होती हैं कि घर वाले आपसे बार बार फरमाइश करके ये बनवाएंगे। इसे सर्व करते हुए आप इसमें अगर खोया डालते हैं तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। जितनी ज़्यादा आप ड्राई फ्रूट्स डालेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा, और ड्राई फ्रूट्स को अगर आप भून के डालते हैं तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। मैंने आपके साथ बहुत ही सादा सी और आसान तरीन रेसिपी शेयर की है, ताकि जो छोटी बच्चियाँ हैं, स्कूल गोइंग हैं अभी और उन्हें कुकिंग का शौक़ है, वो भी इसे बना सकें। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक एक रेशा अलग अलग है और ये बहुत ही मॉइस्ट हैं और अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो अगर आप अपने बड़ों को ये सेवइयाँ खिलाते हैं और आपको डबल ईदी मिलती है इसे खिलाने के बाद, तो आपने मेरा हिस्सा इसमें ज़रूर रखना है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करती हैं, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ये एक इनाम से कम नहीं होगा मेरे लिए। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ऑरेंज सॉस या ऑरेंज की चटनी। आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छे ऑरेंज बहुत ही सस्ते दामों मिल रहे हैं। ऑरेंजेस को आप रमज़ान के लिए कैसे फ्रीज कर सकते हैं, उसका स्क्वैश कैसे बना सकते हैं और 1 से 1.5 साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उन वीडियोज़ का लिंक आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो चटनी हम बना रहे हैं इसको आप पकौड़ों, समोसों, रोल के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑरेंज चिकन बहुत ही इजीली इससे बना सकते हैं। एक दफ़ा आप इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप अपने दस्तरखान का हिस्सा इसे बार बार बनाएंगे। तो चलें फिर अपनी फ्राई थिंग्स को एक नया टेस्ट देने के लिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, टेस्टी। तो क्योंकि हम ऑरेंज सॉस बना रहे हैं तो उसके लिए हमें ऑरेंज जूस चाहिए होगा। यहाँ पे मैं 2.5 कप ले रही हूँ ऑरेंज जूस के। जूस निकालने के बाद मैंने इसको छाना नहीं है, ये वैसे का वैसा ही है। इसका पल्प इसके अंदर ही मौजूद है, सिर्फ इसकी गुठलियाँ हमने रिमूव की हैं। अब 1/4 चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच छोटे वाला चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच के हिसाब से कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच के हिसाब से हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर टेस्ट के साथ साथ इसका कलर भी अच्छा लाएगी। सफ़ेद सिरका 1 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे। साथ ही साथ इसमें सोया सॉस भी सिरके की क्वांटिटी के हिसाब से ही जाएगा, यानी कि 1 बड़ा चम्मच। इन शॉर्ट इसमें सूप वाले तमाम अज्जा हमने ऐड करने हैं, ठीक है। अब इसमें ऑयस्टर सॉस ऐड करनी है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा बहुत सोया सॉस से मिलता जुलता होता है, लेकिन ये थोड़ी सी थिक सॉस होती है। इसका भी हमने 1 चम्मच ही ऐड करना है। असल में चाइनीज़ खानों में ये अक्सर इस्तेमाल की जाती है। अगर आप चाइनीज़ खाने के शौकीन हैं ना तो आपको ये ज़रूर ख़रीदनी चाहिए। अब तमाम अज्जा को हमने मिक्स करना है। अभी तमाम अज्जा इसमें ऐड नहीं हुए हैं। चूल्हे की फ्लेम को क्योंकि हमने ऑन किया हुआ है इसलिए आपने साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है।
अब इसमें हम ऐड करेंगे रेड सॉस, जिसे हॉट सॉस भी कहा जाता है। अक्सर चाइनीज़ खानों में और सूप में ये इस्तेमाल की जाती है। इसका एक बड़ा चम्मच मैंने ऐड किया है। इसके साथ ही चिली गार्लिक सॉस या चिली गार्लिक केचप अगर आपके पास है तो उसका 1 से 1.5 चम्मच आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है। अब इन तमाम अज़ा को हमने मिक्स करते जाना है और इसे 1 से 2 उबाल आने देना है। अगर तो आपका ऑरेंज जूस मीठा है तो आपने इसमें बिल्कुल भी चीनी ऐड नहीं करनी है, लेकिन मैं जो ऑरेंज जूस यूज़ करी हूँ ये काफ़ी खट्टा है, इसलिए मैंने इसमें जस्ट 2 चम्मच के हिसाब से चीनी ऐड की है। आप इसमें गुड़ या शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चीनी का टेस्ट थोड़ा-सा अच्छा होता है। आई नो ये हेल्दी नहीं है, लेकिन क्या करें, खानों में इस्तेमाल होती है। इस सॉस को, ये चटनी को बनने में जस्ट 4 से 5 मिनट ही लगते हैं, इसलिए क्योंकि इसको गाढ़ा करने के लिए हमने इसमें बहुत ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करनी है, जस्ट थोड़ी-सी ही चीनी इसको फ्लेवर देने के लिए ऐड करेंगे। अब इसको गाढ़ा करने के लिए हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के पाउडर में 3 चम्मच पानी ऐड करके उसका एक थिक सा मेज़ा बनाएंगे और इस तरह से उसमें ऐड करते हुए चम्मच हिलाते जाएंगे। अब कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद जस्ट 1 से 2 उबाल इसमें आने देंगे। कॉर्नफ्लोर को ऐड करते हुए चूल्हे की आंच को तेज़ ही रखेंगे ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए और कॉर्नफ्लोर जल्दी से पक जाए। कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपने इसको कितना गाढ़ा रखना है, कितना पतला रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके घर में चटनियों को पसंद किया जाता है तो मेरे कहने पे एक दफ़ा ये चटनी बना के देखें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा अगर आप इस सॉस से ऑरेंज चिकन बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। इंशाल्लाह इस रमज़ान में आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पांस ज़रूर बताना है, ठीक है। अब चूल्हे की आंच को हमने बंद कर दिया। अब इसे कवर करेंगे और रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। मुकम्मल तौर पे ठंडा होने के बाद आपने इसे इस्तेमाल करना है। 1.5 से 2 हफ्ते तक फ्रिज में ही ये बिल्कुल ठीक रहती है। आप चाहें तो 1 से 1.5 माह तक इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपने इसे इस्तेमाल करना हो आप इसे दोबारा गर्म करें, कॉर्नफ्लोर और पानी का ताज़ा मेज़ा रेडी करें और अपने हिसाब से इसको गाढ़ा कर लें। उम्मीद है आज की छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बहुत ही टेस्टी ट्राउट फिश बनाएंगे। ट्राउट फिश को अक्सर फ्राई करके ही बनाया जाता है, लेकिन आज हम इसे बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। एक में हम इसे ग्रेवी के साथ रेडी करेंगे और दूसरी को विदाउट ग्रेवी रेडी करेंगे। तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो इसको कैसे वॉश करना है, सबसे पहले इसकी वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आपने सिरके वाले पानी में इसको 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रख देना है और उसके बाद खुले पानी से खंगाल लेना है। किसी भी बास्केट में 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दें कवर करके, ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। मसाला जात को आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास 1 kg फ़िश है, तो उसी हिसाब से सारे मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। 1 चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई लेंगे। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स लेंगे, जिसको कुटी हुई सुरख मिर्च भी कहा जाता है, ठीक है। हल्दी पाउडर आधा चम्मच। इस फ़िश को हम पंजाबी स्टाइल में बना रहे हैं, एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। खुश्क धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच। लहसुन पाउडर 1 चम्मच। इसी तरह ही आधे से भी थोड़ा सा चम्मच इसमें अदरक पाउडर का मैंने ऐड किया है। यहाँ पे मैंने सफ़ेद ज़ीरा अच्छी तरह से भून के उसको कूट लिया है, तकरीबन 1 चम्मच ऐड किया है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लेमन जूस। इसके हम 5 से 6 खाने के चम्मच ऐड करेंगे। आप समझें, लेमन जूस के बगैर ये रेसिपी बिल्कुल अनकम्प्लीट है। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इसे हाफ़ क्वांटिटी में सफ़ेद सिरका भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच। इसे यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि तमाम जो मसाला जाते हैं वो इस पर अच्छी तरह से चिपके रहेंगे। अब इसकी हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। इसके जो कट्स हैं अंदर तक इसमें मसाला रच बस जाना चाहिए, ठीक है। मैरिनेशन के लिए आपने इसे कम से कम आधा घंटा देना है, ठीक है। 1 पाव प्याज को हमने लंबे लंबे पतले टुकड़ों में काट लेना है और साथ ही साथ इसमें मैंने साबुत लहसुन लिया है। यहाँ पे मैं 1/4 कप सरसों का कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। लहसुन मैंने इसमें साबुत ही ऐड किया है, आप चाहें तो इसको पतले पतले पीसेस में काट भी सकते हैं। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, चूल्हे की आंच को हम दरमियाना ही रखेंगे। जैसे ही इसका हल्का सा कलर आना स्टार्ट होगा ना, बस हमें इसकी वही कंडीशन चाहिए जब ये अच्छी तरह से नरम हो चुके होते हैं। फिर इसे हम हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे और शेकर जग में डाल के इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डाल के शेक कर लेंगे, ठीक है। आपका टाइम ज़ाया ना हो इसलिए वीडियो की स्पीड को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने देसी घी ऐड किया है, तकरीबन 1/4 कप से भी थोड़ा सा कम है ये।
जैसे ही ये गर्म होगा हम इसमें फ़िश ऐड करेंगे। मेरे पास जिस तरह की फ़िश की कटिंग की हुई है, अमूमन इस तरह की फ़िश को फ्राई किया जाता है। सालन के लिए जो फ़िश होती है उसको गोल पीसीज में कटवाया जाता है, और ट्राउट फ़िश क्योंकि बहुत ही नाजुक सी होती है इसलिए इसे अमूमन फ्राई ही किया जाता है। लेकिन मुझे क्योंकि नए नए तजर्बे करने का शौक़ है खानों पे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ट्राउट फ़िश को इस तरह से बना के देखा जाए, और आप यकीन करें इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। अच्छा, अगर आपकी कढ़ाई नॉन स्टिक है तो ये नीचे से चिपकेगी नहीं, लेकिन अगर आपकी कढ़ाई मेरी कढ़ाई की तरह ही है तो ये थोड़ी सी नीचे से चिपक सकती है, इसलिए आपने एहतियात से काम लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी। उसके बाद प्याज और लहसुन का जो अमेज़ा हमारे पास हमने रखा हुआ था वो इसके ऊपर ऐड कर देना है। आप चाहें तो प्याज के साथ टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, टमाटर मैंने स्किप किए हैं। अब ये क्योंकि बहुत ही नाजुक फ़िश होती है इसलिए आपने इसे बहुत ज़्यादा पलटना उलटना नहीं है। 3 से 4 मिनट के बाद ही हम इसे एक दफ़ा पलटेंगे। मसाला हमारा क्योंकि ऑलरेडी पका हुआ है इसलिए हमें इसे बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब ग्रेवी के हिसाब से इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, इसकी वजह से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। चूल्हे की आंच को इस पॉइंट पे स्लो ही रखेंगे। इसे आपने इस तरह से हिलाना जुलाना है ताकि ये नीचे से चिपकने ना पाए। अगर आप इसमें गोल गोल चम्मच हिलाएंगे या उल्टाए पुलटाएंगे तो ये टूट भी सकती है। जैसे ही अपना ऑयल रिलीज़ करेगी तो हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी का एक बड़ा चम्मच मैंने हथेली पे लेके अच्छी तरह से रगड़ लिया है और उसके बाद इस पे ऐड किया है, ठीक है। आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे कवर करके दम पे रख देंगे। 1 मिनट के बाद चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। अब जो हमने ग्रेवी के बगैर फ़िश बनानी है उसकी तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने तवे पे ऐड किया है देसी घी। अगर आपका पैन या तवा नॉन स्टिक है तो आपको बहुत ज़्यादा ऑयल या घी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी में फ़िश कौन खाता है, तो ऐसी बात नहीं है। सिर्फ मई, जून, जुलाई और अगस्त में फ़िश नहीं खानी चाहिए। बाकी जितने भी मंथ हैं जिसमें रे का हर्फ आता है उसमें फ़िश ज़रूर खानी चाहिए। जैसे कि जनवरी में रे है, फरवरी में रे है, मार्च में रे है। इसी तरह जिस जिस महीने में रे का हर्फ आता है उस महीने में फ़िश से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ओमेगा 3 होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक वायरस मौजूद है हमारे एरियाज़ में, तो उससे बचने के लिए इसका इंटेक ज़रूर करना चाहिए। बस इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 मिनट एक साइड से पकाएंगे और 3 से 4 मिनट ही इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी लुक आई है डीप फ्राइंग के बगैर ही। अब इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल बचेगा उसको आपने ज़ाया नहीं करना है, बल्कि इसे अपने ग्रेवी वाले सालन में ऐड कर दें, ठीक है। सर्विंग से पहले इस पे हल्का सा नींबू भी निचोड़ लेंगे और इसे प्यारी सी डिश में निकाल लेंगे। ट्राउट फिश में जो कांटे होते हैं वो इसके अंदर एक कंघी की सूरत में होते हैं, तो बहुत ही आसानी के साथ एक ही बार सारे के सारे कांटे बाहर निकल आते हैं। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।